अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वुड कंट्रोल द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। देन वी विल डिस्कस अबाउट टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट, सेकंड लॉ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो हमारे साथ रहें और ये अच्छी तरह से समझ लें सारी टर्म जो इसके अंदर यूज़ होती हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना को पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, फैक्टर्स व्हिच वुड अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, फेराडेज सेकंड लॉ, इन फेराडेज लॉ को अप्लाई कहाँ किया जाता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस टू सम एक्सटेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस को। पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवा रहे होते हैं। जब हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप होता है अपने पॉजिटिव पार्ट में और अपने नेगेटिव पार्ट में। दिस phenomena of breaking up of an electrolyte into its positive part and negative part in the presence of electrical energy is called as electrolysis। असल में इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो फॉर करंट, lysis breaking up। तो electrolysis is the phenomena in which a compound, an electrolyte is broken down in presence of electricity। The amount of electrical energy that must be added equals to change in the Gibbs free energy and plus the loss of energy in the reaction। गिब्स फ्री एनर्जी जो किसी रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, एंड सेकंड वन इज द लॉस ऑफ द एनर्जी। इन दोनों को सम करें तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। सो द मैक्सिमम थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी, वो कहता है इसमें जो लॉसेज ऑफ एनर्जी हैं उनको आर्बिट्रेरीली जीरो ले लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके इक्वल आती है, एंथैल्पी चेन डिवाइडेड बाय द फ्री एनर्जी चेन। एंथैल्पी चेन को फ्री एनर्जी चेन से डिवाइड करें तो हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी निकल आती है। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन की बाय टेकिंग लॉसेज ऑफ एनर्जी इक्वल टू जीरो। इफ द इलेक्ट्रिक इनपुट is larger enthalpy change of the reaction, some energy is released in the form of heat। अगर इलेक्ट्रिक इनपुट का मतलब है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं, अगर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट हो रही हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है उनसे निकलने वाली एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो एंथैल्पी यूज़ हो रही होगी तो रिएक्शन विल बिकम एक्सोथर्मिक, और वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है दैट विल बी इवॉल्व्ड। Redox reactions take place in electrolytic cells। One of the electrode is negatively charged। Negatively charged को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथोड का। ये केटाइंस को अट्रैक्ट करता है और केटाइंस रिड्यूस होते हैं इस पर। दूसरा जो पॉजिटिवली चार्ज है दैट विल बी कॉल्ड एनोड, एनाइंस को अट्रैक्ट करता है और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। एक बैटरी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, बैटरी का रोल होता है इट वर्क्स एज अ इलेक्ट्रॉन पंप, यानी ये बाहर लगी हुई होती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है सेल में से और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देती है। तो इट वर्क्स जस्ट लाइक दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पंप। जैसे पानी का एक पंप काम करता है, एक जगह से पानी को उठाकर हाइट तक लेकर जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये एनोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और सेम इलेक्ट्रॉन कैथोड पर प्रोवाइड कर देती है। सो बैटरी वर्क्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप हियर। तो एनोड चार्ज, कैथोड चार्ज, एनोड पर कौन सा रिएक्शन, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी, ये सारा आपको ज़हन में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट अगर मॉल्टन, सपोज करें कि इलेक्ट्रोलाइट एक्स वाई हमारे पास, उसको हम मॉल्टन फॉर्म में या उसको सोल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं, तो
वो X पॉजिटिव आयन बनाता है, Y नेगेटिव आयन बनाता है। व्हाट वुड हैपन एट द कैथोड? कैथोड पर रिडक्शन होती है, केटाइन जाकर रिड्यूस होते हैं। तो केटाइन अगर X पॉजिटिव है, it will be reduced here by taking an electron, and anion will be oxidized here by giving an electron. तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई और ओवरऑल फिनोमेना क्या है कि X पॉजिटिव Y नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू X न्यूट्रल फॉर्म, Y न्यूट्रल फॉर्म। तो एक इलेक्ट्रोलाइट को आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, सप्लिट कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं? दीज आर द ओवर पोटेंशियल। कहता है द जनरेटेड वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली हायर देन एक्सपेक्टेड एंड ओवर पोटेंशियल may be necessary to overcome interaction taking place on the electrodes itself। मतलब वो कहता है ना, सपोज करें कॉपर और जिंक को अलग अलग करने के लिए 1.1 वोल्ट वैसे तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम लोगों ने इसके रिएक्शन को रिवर्स करना हो, कॉज उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर और जिंक सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आता है। तो आप बाहर से जो बैटरी से 1.1 वोल्ट अगर रिवर्स करके एनर्जी दें तो उसको अलग अलग हो जाना चाहिए, कॉपर को अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिंक को। लेकिन आपको उसको चार्ज करने के लिए एनर्जी उससे ज्यादा देना पड़ती है जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या सेल पोटेंशियल की होती है। तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट वुड बी कॉज ओवर पोटेंशियल। तो सम ओवर पोटेंशियल विल बी गिवन। एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने के लिए उससे अ लिटिल बिट ज्यादा देना पड़ती है। दिस विल बी कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड टाइप, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जिनके ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, वो खुद रिएक्शन नहीं लेते। जैसे आप लोगों ने SHE में पढ़ा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसके ऊपर हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, दोज आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब अगर एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर एक से ज्यादा हाफ सेल रिएक्शंस हो रहे हो या हाफ इलेक्ट्रोड्स के जिनको आप पेयर ऑफ हाफ रिएक्शंस एक से ज्यादा हो रहे हो, जैसे आप सपोज करें आपके रिएक्शन के अंदर सोडियम भी है, कैल्शियम, पोटेशियम भी है, और ये तीनों जाकर रिड्यूस होंगे किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। तो सोडियम भी जाकर रिड्यूस हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, जो तीनों केटाइन है दे मे बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड। तो उनमें से कुछ रिएक्शंस को एलिमिनेट करना जरूरी होता है ताकि सिंगल पेयर ऑफ हाफ रिएक्शन के ऊपर आप हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में से एक दो इलेक्ट्रोड्स को एलिमिनेट करना होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों हैं अगर, तो हम लोग सपोज करें कैल्शियम और पोटेशियम को मास्क आउट कर देते हैं या उनको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं और सोडियम का सिर्फ रिएक्शन उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा हाफ सेल रिएक्शन हो रहे हों किसी भी इलेक्ट्रोड पर, तो उनमें से किसी एक को हम लोग कंसीडर करते हैं, बाकियों को एलिमिनेट करना जरूरी होता है। द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, अगर तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो तब तो वोल्टेज जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है उसके इक्वल आ जाएंगे। बट इफ these are not in standard state, the voltage of the half cell may differ from that of the standard। तो वोल्टेज ऑफ हाफ सेल फिर डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कॉपर और जिंक के सेल का पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट, तो वो 1.1 वोल्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है। अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हैं तो दैट विल नॉट रिमेन 1.1 वोल्ट। In the case of the solutions for the anode half cell may have a pH that is either higher or lower than the standard pH of the 4, which may lead to a non-standard voltage as well। तो कहता है pH चेंज करने से भी नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं वैल्यूज। तो सो ओवर पोटेंशियल बिट हाई पोटेंशियल विल बी प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रोड टाइप दो तरह के होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, हर रिएक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए
इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अगर एक से ज्यादा पेयर रिएक्शंस के और सिर्फ एक पेयर को सिलेक्ट करते हैं, बाकी रिएक्शंस को मास्क आउट करना जरूरी होता है। और स्टेट ऑफ रिएक्शन, अगर तो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जनरेट होता है, और अगर वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो पोटेंशियल जो जनरेट होता है दैट विल नॉट बी इक्वल टू स्टैंडर्ड वोल्टेज, उसको डिफरेंट करना पड़ता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी स्टेटमेंट क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ की? इट सेज दैट the quantity of elements separated by passing an electric current through a molten or dissolved salt is proportional to the quantity of the electric charge passed through the circuit. जितना चार्ज सर्किट से पास आउट करेंगे Q, the amount deposited will be directly proportional to that amount of the charge passing through the cell. तो कहता है जब भी किसी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का आप लोग को लेते हैं और उसमें से करंट पास आउट करते हैं, चार्ज पास आउट करते हैं, तो एनी अमाउंट लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। m इज द मास डिपॉजिटेड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, z इज अ कांस्टेंट हियर, इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का नाम भी देते हैं। तो Q I इंटू टी के इक्वल होता है, तो सो Q की जगह पर हम I करंट इंटू टाइम भी पुट कर सकते हैं। तो Q अमाउंट है, I करंट है, टाइम इन सेकंड है, Z क्या है? एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड on passing 1 coulomb charge through the electrolyte. आप ऐसे डिफाइन कर लें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड इलेक्ट्रोलाइट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through an electrolyte for 1 second, then the amount of charge collected या amount of substance collected at an electrode will be called as electrochemical equivalent of that substance. Faraday's second law of electrolysis, ये बहुत सेकंड लॉ बहुत मजे का लॉ है और बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करता है अमाउंट्स कलेक्टेड को। कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स इन सीरीज, द masses of the substances deposited are proportional to the respective gram equivalent या gram chemical equivalents और equivalent weights of those substances। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ उसने समझाया हुआ है। कहता है सपोज करें सोडियम है, ये सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन आपने लिया, ये कैल्शियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है। वो कहता है आप इसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास आउट करें इन सारे सेल में से, the amount deposited at any electrode will be directly proportional to the gram chemical equivalent of each. Amount deposited किसके directly proportional होगी? Gram chemical equivalent of each substance, each material. यहाँ हर एक मटेरियल का जो ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है उसके इक्वल अमाउंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ करंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट कलेक्ट। हम इनमें से अगर सपोज करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं, 1 मोल किसके इक्वल है? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। तो सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे ऊपर +1 चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 1 सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 2 सोडियम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 1 मोल सोडियम। लेकिन अगर कैल्शियम के सॉल्यूशन में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो हाफ मोल कैल्शियम डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि एक को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जबकि अगर एल्यूमिनियम में से आप 1 इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं तो इसके 1/3 मोल कलेक्ट होंगे। यानी ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? मोलर वेट को ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर दें, तो सोडियम का मोलर वेट है 23, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1, तो 23 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम का मोलर वेट है 40, उसको 2 से डिवाइड करें तो 20 ग्राम। एल्यूमिनियम मोलर वेट है 27, उसको 3 से डिवाइड करें तो 9 ग्राम।
यानी अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो 23 ग्राम सोडियम, 20 पोटेशियम और 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम। ये पॉइंट याद रखना है कि कितने कूलम के इक्वल होता है 1 फैराडे। और 1 फैराडे की डेफिनेशन क्या है? द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट क्या है? द अमाउंट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड बाई पासिंग 1 फैराडे ऑफ चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में से आप 1 फैराडे चार्ज पास आउट करते हैं तो किसी भी मटेरियल की जो अमाउंट कोलेक्ट होती है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट। अब पॉइंट समझ आया? सेम अमाउंट चार्ज पास आउट करें, the amount deposited will be directly proportional to the gram chemical equivalent of each species। और हमने बोला कि अगर हम लोग 1 फैराडे चार्ज पास आउट करें तो 1 फैराडे चार्ज पास आउट करने से हर सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। और सोडियम का 1 ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट 23 ग्राम, कैल्शियम का 20 ग्राम। कैसे आया? इसका मोलर मास है 40 को इसके 4 से डिवाइड कर दिया 2 से, तो 20 ग्राम। एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27, इसका चार्ज है 3, तो 3 से डिवाइड करने से इसका ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू 9 ग्राम। तो 1 फैराडे करंट पास करने से 23 ग्राम 30 ग्राम कैल्शियम और 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है अगर वो इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड हो। तो इट वाज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ भी इसको बोलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज होता है। हम इम्प्योर मेटल का एनोड बना देते हैं, प्योर मेटल का कैथोड बना देते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है यानी मेटल के आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, कैथोड पर रिडक्शन होती है, वही आयन जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो कैथोड बढ़ता जाता है, प्योर मेटल का बनता जाता है, और जो एनोड है वो कम होता जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे गिरती जाती हैं और प्योर मेटल जो है जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होती जाती है। इस तरह हम लोग इम्प्योर से प्योर कॉपर बना लेते हैं। इसी तरह इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हम लोग बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम लोग मेटल को रिफाइन कर लेते हैं। जैसे आजकल आमतौर पर लिखा हुआ आता है 99.9% प्योर कॉपर से तैयार करदा पंखे, तो उन पंखों की रेट भी मार्केट में ज़्यादा है। वो कॉपर कैसे बनाई गई है? तो रिफाइनिंग वो 99.9% प्योर कॉपर बनाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो। इलेक्ट्रोसिंथेसिस, बहुत सारे कंपाउंड्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड को अल्कलाइन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैंगनीज सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो एनोड पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है। एनोड पर मैंगनीज डाइऑक्साइड में प्रिपेयर होता है। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोसिंथेसिस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस, सी वाटर में एक्चुअली अल्कलीज हैं और उसके हेलाइड्स होते हैं। तो अल्कलीज हेलाइड से द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली, क्लोरीन भी प्रिपेयर करते हैं, अल्कली भी प्रिपेयर करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। तो 3 तरह के मेथड इस्तेमाल करते हैं, मेम्ब्रेन सेल, डायफ्राम सेल, सेल प्रोसेसेस। तो इन प्रोसेसेस को यूज करते हुए सी वाटर से अल्कली और क्लोरीन प्रिपेयर की जाती है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड कॉपर एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। एल्यूमिनियम को हम लोग बॉक्साइट होता है ना, Al2O3 की फॉर्म में होता है, तो इसको Na3AlF6 के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। हॉल्स प्रोसेस है एल्यूमिनियम को जनरेट करने का। ऐसे ही मेटल्स को, इलेक्ट्रोमेटलर्जी मेटल्स को उनके मिनरल से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्लेटिंग कैसे की जाती है? एक सबस्ट्रेट मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे आमतौर पर
पीतल वगैरह के बने हुए जेवरात के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह से बहुत सी निकल कॉइन बनाए जाते हैं डेकोरेटिव पर्पजेज के लिए, व्हीकल बॉडीज को डेकोरेट करने के लिए, जैसे गोल्ड प्लेटेड गाड़ियाँ बड़े बड़े शहजादों ने रखी हुई हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, तो वो गोल्ड प्लेटिंग कैसे की जाती है? बाय यूजिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, मशीनिंग का मतलब होता है सतह को पॉलिश्ड बना लेना। जैसे कुछ कुछ जो सरफेसेज हैं वो बहुत शाइनी होती हैं, तो मशीनिंग असल में उस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। Catalytic cathode is used as a shape tool for removing materials from the anodic oxidation from a workpiece। मतलब किसी वर्क पीस से एनोडिक ऑक्सीडेशन के मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनरी इज ऑफन यूज्ड एज अ टेक्निक फॉर डीबरिंग और फॉर एचिंग मेटल सर्फेसेस, या सरफेसेस के ऊपर परमानेंट लिखने के लिए, कुछ जैसे ये बॉल बैरिंग वगैरह आते हैं तो उनकी सरफेस के ऊपर कुछ लिखा होता है, या नाइव्स आते हैं तो नाइव्स की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, एचिंग की हुई होती है, तो उस एचिंग के लिए यूज करते हैं। डीबरिंग, डीबरिंग का मतलब है अगर सतहें जो है वो ऊपर से रफ हैं, सरफेसेज रफ हैं, तो पॉलिश्ड सरफेसेज बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। Synthesis from CO2, the electrochemical reduction of electrolytic conversion of CO2 can produce value-added chemicals such as methane, ethylene, ethane, etc. The electrolysis of carbon dioxide gives formate or carbon monoxide, but sometimes more elaborate organic compounds such as ethylene. This technology is under research as a carbon neutral route to organic compound synthesis from CO2। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ग्रीन प्रोसेस के तौर पर यूज किया जा रहा है कि ऐसी चिमनीज वगैरह या ऐसे मटेरियल या ऐसे फ्यूल्स जब जिनकी कंबस्शन होती है तो कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो उसको यूजली कन्वर्ट कर लिया जाता है फॉर्मेट आइंस के अंदर, एथिलीन में, इथेन में, मीथेन या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इनको प्रिपेयर इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिमिनेट नहीं होगी एयर के अंदर और यूजफुल कंपाउंड्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन, a specialized application of electrolysis involves the growth of conductive crystals on one of the electrodes from oxidized or reduced species generated in situ. The technique has been used to obtain single crystal of low dimensional electrical conductors such as charge transversals and linear chain compound। तो इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन की जाती है, यानी किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर सिंगल क्रिस्टल्स को प्रिपेयर कर लिया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो these were few uses or of electrolysis. These are some questions, two types, which two laws are obeyed in electrolysis process। इनको डिटेल्ड पता होना चाहिए, उनकी मैथमेटिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, इससे एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या होता है, एग्जांपल उसकी, एप्लीकेशंस ऑफ ये कूलम, फेराडे, ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज द mass of zinc which will be deposited after an hour with a source of 1.5 एम्पियर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, 1.5 एम्पियर सोर्स हो, एक आर को करें सेकंड्स के अंदर, इससे मल्टीप्लाई करें, क्यू आ जाएगा, तो मैस डिपॉजिटेड फाइंड आउट कर लें कि इतना इतना चार्ज अगर पास आउट होगा तो मैस डिपॉजिटेड m इज इक्वल टू जेड आई टी। तो जिंक का जेड वैल्यू फाइंड आउट करें, तो जिंक की जेड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिंक का मोलर मैस डिवाइडेड बाय 2 से आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।